हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में जो हम लोग टेस्ट लेते हैं, पर एक दिन टेस्ट होता है, अल्टरनेट टेस्ट होता है, उसका डिस्कशन होता है। तो इसमें जो हम लोग का ऑनलाइन जो टेस्ट 18 हुआ था, तो टेस्ट 18 का हम लोग फुल डिस्कशन इसमें करेंगे। ठीक, टेस्ट होता है आपका सोमवार टेस्ट होता है, मंगल डिस्कशन होता है, बुधवार टेस्ट होता है, बृहस्पति डिस्कशन, शुक्रवार टेस्ट, शनिवार डिस्कशन होता है। ठीक, अल्टरनेट टेस्ट होता है, उसके बाद डिस्कशन होता है, जिसमें हम लोग टेस्ट में 50 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, प्रत्येक टेस्ट में हम लोग कितना क्वेश्चन देखते हैं? 50 क्वेश्चन। इस 50 क्वेश्चन में मैथ रहता है 25 क्वेश्चन और रीजनिंग रहता है 25 क्वेश्चन। ठीक, मैथ और रीजनिंग का हम लोग टेस्ट लेते हैं और अल्टरनेट डिस्कशन भी चलता है। सबसे अच्छी बात है इसका डिस्कशन, और वो भी एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन होता है। कोई भी डाउट आपका इसमें डाउट नहीं रहेगा, जो भी डाउट रहेगा आपका सब डिस्कशन में क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग ऐसा सिलसिला चलते आ रहा है, 18 नंबर टेस्ट तक हम लोग पहुँच चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं सब लोग इसमें टेस्ट दे रहे होंगे और अच्छा से अपना इम्प्रूवमेंट भी कर रहे होंगे। डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, आपका टेस्ट दीजिए, उसके बाद डिस्कशन देखिए, डिस्कशन में आपका डाउट सब क्लियर हो जाएगा। ठीक, टेस्ट देने के लिए अगर मान लीजिए जो नए स्टूडेंट है वो टेस्ट से दूर जुड़ना चाहते हैं तो बहुत आसान है जुड़ना। 9693 037 419, ये जो मेरा पर्सनल नंबर है 9693 037 419, इस पे आप अपना नाम और एड्रेस लिख करके और ग्रुप में जुड़ सकते हैं। नाम और एड्रेस लिखकर सेंड करिएगा तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें जोड़ देंगे। और आप व्हाट्सएप ग्रुप में 11 बजे जो है, डेली जो है 11 बजे, जिस दिन टेस्ट का टाइम रहता है, सोमवार टेस्ट मंगल डिस्कशन, तो 11 बजे आपका इसमें पीडीएफ मिल जाता है। ग्रुप में क्वेश्चन का जो भी पीडीएफ रहता है वो मिल जाता है। उसके बाद आप लोग इसका सोल्यूशन करते हैं और ठीक 12 बजे आप इसका आंसर लिखकर भेज देते हैं। उसके बाद से हम लोग उससे हम लोग आंसर मिला करके और उसके बाद से टॉप 10 रिजल्ट भी बनाते हैं। इसका रिजल्ट भी बनता है, टॉप 10 रिजल्ट बनता है। तो हम लोग का ये टेस्ट का सिलसिला चलते आ रहा है, 18 नंबर टेस्ट तक पहुंच गए हैं और बहुत अच्छे से आप में इम्प्रूवमेंट भी आ रही होगी। अब खुद से पता चल रहा होगा कि हाँ, टेस्ट देने से कितना इम्प्रूवमेंट हो रही है। ठीक, तो टेस्ट में आप जुड़े रहिए। जो लोग जुड़ने चाहते हैं नया, इस पर अपना नाम लिख करके एड्रेस लिख कर भेज देंगे, हम उनको जो है जोड़ देंगे। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा। ठीक, तो चलिए आइए डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो टॉप 10 रिजल्ट बनाते हैं तो उस रिजल्ट का थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं 1-2 मिनट, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कशन देखेंगे। तो देखिए आज का जो टॉप 10 रिजल्ट है, ये वाला जो सेट था ना, थोड़ा सा लेवल अच्छा था सेट का। ठीक, थोड़ा सा लेवल अच्छा था, टॉप नहीं कहा जा सकता है, फिर भी इसमें 40 प्लस नंबर लाया जा सकता है। देखिए एक जो है मंतोष कुमार यादव जो है 1 नंबर रैंक पे हैं, इन्होंने ही केवल 40 प्लस नंबर लाया है, जो 42.5 नंबर लाया है। 2 नंबर पे प्रियंका कुमारी शाहनी है, सिवान से है, 39.5 लाई है। शालू कुमारी सिवान से है, 37.5 लाई है। पूजा कुमारी शाहनी ये भी सिवान से है, 37.5 लाई हुई है। दीपक कुमार सिवान से है, 37.5 लाए हैं। कुंदन कुमार सहरसा 36.5 लाए हैं। आलोक कुमार देवघर झारखंड से हैं, ये 35 नंबर आए हैं। रीमा कुमारी सिवान से है, 34.5 लाई है। पिंटू कुमार सिवान से है, 34.5 लाए हैं। कुंदन कुमार केवट जो है वेस्ट बंगाल से है, ये 33.5 लाए हुए हैं। ठीक, तो ये रहा आपका टॉप 10 रिजल्ट आपके सामने है। तो चलिए अब हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो चलिए आइए देखिए। तो इसमें पहले रीजनिंग वाला पार्ट दिया गया है 25 क्वेश्चन। तो रीजनिंग का देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपके स्क्रीन पर है। बोला है कि नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये जो प्रश्न चिन्ह है ना, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, यही हमें पूछ रहा है। देखिए बहुत आसान है। आप इधर से तो देखिए यहाँ से अंतर कितना है, देखिए 5 में से 4 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 11 का अंतर है। यहाँ देखते हैं तो 7 में से 5 गया 2 और 1, 12 का अंतर है। यहाँ देखते हैं तो 13 का अंतर है। इसका मतलब इसमें कितना का अंतर होगा बताइए, 1 कम का अंतर होगा, ये अंतर बढ़ता जा रहा है 1-1, तो यहाँ 10 का अंतर होगा, यानी इसमें से 10 घटा दीजिए तो 34 में 134 में से 10 घटाएंगे 100 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब इससे देखेंगे तो देखिए ये 9 बढ़ा हुआ है, 9, 10, 11, 12 ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग का 124 जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के पास आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, डी में दिया है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि नीचे दिए गए आकृति में दाईं ओर दर्पण हो। देखिए ये आकृति है और इसके दाईं ओर यहाँ बोल रहे हैं ना कि अगर दर्पण हो तो
बनने वाले दर्पण प्रतिबिंब क्या होंगे। देखिए बहुत आसान है, अगर इसके दाएं ओर दर्पण रख दिया जाए तो ये दर्पण लंबवत है, जब दर्पण लंबवत रहता है तो क्या होता है, राइट लेफ्ट चेंज हो जाता है। ये जो फिगर है ना, फिगर सेम जैसा ऐसा ही बनेगा, केवल राइट लेफ्ट चेंज हो जाएगा, यानी ये जो इधर लेफ्ट में है राइट में चला जाएगा, यानी कि ऐसा फिगर बनेगा। तो देखिए इस तरह का फिगर बन जाएगा, केवल चेंज कर देना। ये डार्क पार्ट इधर चला आएगा, ये डार्क पार्ट कहाँ चला आएगा, तो आपका राइट में है तो लेफ्ट में चला आएगा, और ये सादा वाला पार्ट इधर चला जाएगा। ठीक, सादा वाला पार्ट इधर चला जाएगा, और ये नीचे वाला तो नीचे ही रह जाएगा। ये अप डाउन नहीं चेंज होता है, केवल राइट लेफ्ट चेंज हो जाता है। अब देखिए इसका मुंह बाएं ओर है तो अब दाएं ओर चला जाएगा, यानी कि ये जो हो जाएगा ना ऐसे आ जाएगा, और डार्क पार्ट कहाँ चला जाएगा, दाएं ओर चला जाएगा। और देखिए इधर ये दाएं ओर है तो ये इधर चला आएगा, यानी कि ये कैसा फिगर बन जाएगा, तो देखिए ऐसा जो है हम लोग का फिगर, ये भी डार्क पार्ट इधर आ जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, यही हम लोग का फिगर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए आप, तो ऑप्शन नंबर मिला लीजिए कितना में दिया हुआ है हम लोग का, तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक, तो बी वाला जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऐसा फिगर किस में दिया है, बी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन है, राइट लेफ्ट चेंज हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए समीकरण को ठीक करने के लिए 2 चिन्हों को परस्पर आपस में बदलना जाना चाहिए। किन चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चन को तो बहुत आ रहा है, लगातार आया है। हम कैसे बनाते हैं, तो बाय ऑप्शन बनाते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है भाग और गुणा को, तो इसको चेंज करके देखिए, यहाँ भाग आ जाएगा और यहाँ गुणा। तो एक बात बताइए कि 4 में 5 से भाग नहीं लगेगा, तो इसे हम नहीं चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पॉइंट में नहीं दिया है, एग्जैक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे 4 में 5 से भाग लगेगा ही नहीं, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा चेक करिए, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस को चेंज करके देखिए, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ बार सबसे पहले भाग देंगे तो ये 2 हो जाएगा, उसके बाद 5 चौको 20, 20 प्लस 2 माइनस 8, यानी कि 22 में से 8 जाएगा, 14 हो जाएगा। और ये सही भी आ रहा है, 14 आना भी चाहिए, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी दूसरा वाला ऑप्शन जब हम रख के चेक किए ना, बी वाला ऑप्शन, तो ये प्लस माइनस को चेंज कर रहे हैं तो सही आ जा रहा है, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से ही डेली बना रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, बोला हुआ है कि a प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, a माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। उसके बाद पूछ रहा है कि यदि v प्लस एस गुणे क्यू माइनस पी प्लस भागे टी है प्लस आर गुणे यू है, तो कह रहा है इसमें तो R का S से क्या संबंध है। देखिए R का यानी इससे जो है S का संबंध पूछा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये R का S से, यानी ये R जो है ना S का क्या लगेगा, यही पूछा हुआ है कि R का S से क्या संबंध है। A का अगर हमें पूछे कि A का B से क्या संबंध है, A का B से क्या संबंध है, यानी कि A जो है B जो है A का क्या लगेगा, ये हमें ध्यान से जहां से लगा रहेगा ना उधर से एरो ले जाएंगे। A का B से क्या संबंध है, यानी A B का क्या लगेगा, तो हमें बोला यहाँ पे कि R का S से क्या संबंध है, S से बोल रहा है, यानी S से एरो ले जाएंगे। अब देखिए बहुत सिंपल है, सबसे पहले आप यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा ना अंतिम से करते हैं, क्योंकि ये R गुणे U का मतलब कि U का R से दिया रहता है रिलेशन। तो देखिए गुणा का मतलब क्या है, आपका माता है, यहाँ से ये दिया है माता, ये इसलिए माता दिया, मतलब माता दिया है ना, तो इससे इसका जेंडर क्लियर हो जा रहा है कि ये क्या है, फीमेल है। बस इसलिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें चूज करना है यहाँ से यहाँ तक जाना है। अब इसका हटा दीजिए, इससे हमें कोई मतलब भी नहीं था, केवल हमें ये माता है इससे पता चल गया कि आर क्या है, फीमेल है। अब देखिए प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब ये इसकी बहन हो गई, यहाँ लिख लिए बहन। उसके बाद देखिए भाग का मतलब क्या है, तो भाग का मतलब पिता, ये इसके क्या हो गए, पिता हो गए, पिता। उसके बाद माइनस का अर्थ देख लीजिए, तो माइनस का मतलब भाई दे दिया है, ये क्या दिया हुआ है, भाई दिया हुआ है, तो भाई लिख दिए यहाँ पे। उसके बाद गुणा का अर्थ देखिए, तो गुणा का अर्थ है माता, ये हो गई माता। अब देखिए माता हो गया, तो अब ध्यान दीजिए, अब थोड़ा सा गौर से समझिएगा। देखिए हमें पूछा है ना इसमें कि आर का एस से क्या संबंध है, यानी आर का एस से, या आर जो है ना एस का क्या लगेगा। तो देखिए इधर से हमें रिलेशन पता चल गया कि ये इसका बहन है, तो बहन के पिता क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे, और पिता के भाई, ये टी इसकी बहन, तो बहन के ये पिता है, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके पिता हो जाएंगे। बहन के पिता तो उसके भी पिता, और पिता के भाई यानी कि क्यों इसके चाचा हो जाएंगे, और
चाचा की माता क्या लगेंगी, दादी लगेंगी, अर्थात एस जो हो गई ना आर की क्या हो जाएंगी, दादी लगेंगी। तो जब ये इसकी दादी लगेंगी तो ये इनकी क्या लगेगी, पोती लगेंगी। ये हमें पहले ही पता चल गया है कि गुणा से माता, तो माता का मतलब ये क्या है आपका, तो ये फीमेल है, तो ये अगर इसकी दादी लगेगी तो ये इसकी क्या लगेगी, पोती लगेगी। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, पौत्री या नातिन हो जाएगा, वहीं पोती हो गया, तो पौत्री या नातिन हो जाएगा। तो ऑप्शन से देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, बी हो जाएगा। ठीक, इसके भाई की, यहाँ से देख लीजिए फिर से, बहन के पिता यानी पिता हो जाएंगे, पिता के भाई यानी चाचा, चाचा की माता यानी दादी हो जाएगी, तो दादी हो जाएंगी, तो ये इसकी क्या हो जाएंगी, पौत्री या नातिन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन बड़ी ध्यान से देखिएगा। देखिए कर रहा है कि निम्नलिखित आकृति में आने वाली अगली आकृति का चयन करें। नेक्स्ट जो यहाँ जो क्वेश्चन मार्क दिया है ना, यहाँ पूछ रहा है कि कौन सी आकृति आएगी। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। ठीक, ये जो त्रिभुज है ना, इसका आधा पार्ट जो है साइडेड है। ठीक, आधा पार्ट जो है इधर साइडेड है, तो ये यहाँ है, फिर उठ करके यहाँ चला जा रहा है, यानी कि एक भुजा यहाँ, देखिए यहाँ से यहाँ चला जा रहा है वन साइड, और फिर यहाँ से अब की बार यहाँ चला है यहाँ पे, तो एक साइड दो साइड आया है दूसरा भुजा पे। ठीक, उसके बाद हम चल रहे हैं, तो यहाँ से अब एक शीर्ष, दो शीर्ष, तीन शीर्ष, इसमें तीसरा शीर्ष पे चला गया है। देखिए सबसे पहले इस शीर्ष से उठकर यहाँ आया है इसमें, फिर यहाँ से यहाँ नहीं आके यहाँ आ गया, 2 शीर्ष आया है, फिर 2 शीर्ष के बाद से 1 2 3 यहाँ चला आया है, तो अब चौथे शीर्ष पे जाएगा। तो चौथा शीर्ष का मतलब देखिए यहाँ से चौथा गिन लीजिए, तो 1 2 3 4, यानी फिर यहीं पे चलाएगा। अब की बार कहाँ चलाएगा, फिर से जहां पे है वहीं रहेगा। और लेकिन ये देख रहे हैं कि साइडेड पार्ट इसमें लेफ्ट साइड है, इसमें राइट है, इसमें लेफ्ट है, तो इसमें राइट है, फिर इसमें क्या हो जाएगा, लेफ्ट वाला हो जाएगा, तो ये लेफ्ट में जो है साइडेड हो जाएगा। ये बात समझे कि नहीं। सबसे पहले त्रिभुज जो है यहाँ पहला शीर्ष पे है, तो यहाँ दूसरा पे चला जा रहा है, फिर यहाँ 2 को छोड़ के तीसरा पे चला रहा है, तो 1 2 3, अच्छा तीसरा पे चला है, यहाँ पे जो है 1 2 3 तीसरा पे चला है, तो अब चौथा पे जाएगा। देखिए चौथा पे जाएगा मतलब 1 2 3 4 खुद यहीं पे चलाएगा। उसी तरह से इसको देख रहे हैं, तो ये यहाँ से एक शीर्ष यहाँ चला आया है, एक यहाँ से यहाँ चला आया है, फिर अब इसमें देखते हैं तो 1 2 दूसरा पे चला जा रहा है, फिर यहाँ देख रहे हैं तो 1 2 3 फिर यहाँ चला रहा है, तब की बार 4 मतलब 1 2 3 4 यानी यहीं पे चलाएगा। ठीक, तो ऐसा आकृति आप देख लीजिए किस में है, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन से मिला लीजिए। ये बाएं साइड जो है रंगा हुआ रहना चाहिए, तो ऐसा ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से 3 शब्द किसी एक समान है और एक शब्द अलग है, तो असमान शब्द का चयन करना है, हमें और छांटना है कि और क्या होगा। तो देखिए आपके पास ऑप्शन है जांचना, खोजना, पूछताछ करना और विचार करना। देखिए इसमें जांचना, खोजना और पूछताछ करना तीनों जो है सर्च से रिलेटेड है, सर्चिंग से रिलेटेड है, और ये विचार करना अलग हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा डी अलग है तीनों से। जांचना, खोजना, पूछताछ करना ये सब सर्च से रिलेटेड है, और विचार करना जो है अलग हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि यदि पारदर्शी कागज की शीट को बिंदु से मोड़ा जाए, ये जो बिंदु वाला रेखा है ना, यहाँ से ऐसे मोड़ा जाए, ठीक ऐसे मोड़ा जाए तो शीट निम्नलिखित विकल्प में से किस प्रकार बनेगा। देखिए जब इसको हम ऐसे उठा करके मोड़ेंगे तो ये जो पार्ट है ना ऐसे आ जाएगा, ये इस पे ऐसे चला आएगा और यहाँ कटिंग हो जाएगा। तो ऐसा फिगर देख लीजिए किसमें है, बहुत आसान सा है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बी में जो है नहीं होगा क्योंकि ये सटा दिया हुआ है, ये जो ए वाला पार्ट है यहाँ सटा दिया हुआ है भुजा पे, तो ये सटेगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पढ़िए कि जिस प्रकार राजनीतिक विज्ञान का संबंध सामाजिक विज्ञान से है, राजनीतिक विज्ञान का संबंध सामाजिक विज्ञान से है, उसी प्रकार रसायन विज्ञान का संबंध किससे है। देखिए बहुत ध्यान से समझिए, बहुत सिंपल सा है, ये सब्जेक्ट से रिलेटेड है। राजनीतिक जो शास्त्र है ना, पॉलिटी है, राजनीतिक विज्ञान, तो वो सामाजिक सोशल साइंस का पार्ट है जो है राजनीतिक विज्ञान है। ठीक, सोशल साइंस का सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है आपका राजनीतिक विज्ञान,
तो उसी तरह से रसायन विज्ञान किसके अंतर्गत आता है? साइंस के अंतर्गत आता है, मतलब विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का जो है डी जो है आंसर हो जाएगा। बहुत आसान से है। राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है, सोशल साइंस के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार रसायन विज्ञान किसके अंतर्गत आता है? विज्ञान के साइंस के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित 4 युग्मों में से 3 युग्म किसी एक प्रकार एक समान है और एक असमान है, इसमें भी और छांटना है। तो देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। 7, 48, 13, 170, 5, 25। देखिए ये आप इससे देखने से ही समझ में आ रहा है कि ये 7 का वर्ग के आसपास है। तो जैसे 7 का वर्ग 49 होता है, तो 49 में से 1 घटाने पे ये 48 आ जा रहा है। ठीक, और 13 का वर्ग 169 होता है, तो इसमें 1 जोड़ने पर 70 आ रहा है। देखिए यहाँ पे 1 घटाने पर आया है, यहाँ 1 जोड़ने पर आया। अब देखिए यहाँ पे 5 का वर्ग 25 होता है ना, यहाँ 24 दिया हुआ है। 5 का वर्ग 25 होता है अर्थात 1 घटाया है। 11 का वर्ग 121 होता है अर्थात 1 घटाया। देखिए इसमें भी घटाया है, इसमें भी घटाया है, इसमें भी घटाया है और इस वाले में जोड़ दिया है। 13 का वर्ग में 1 जोड़ दिया है, इसमें 7 का वर्ग में 1 घटाया है, 5 का वर्ग में 1 घटाया है, 11 का वर्ग। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका 9 का आंसर हो जाएगा। ठीक, आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ये वाला आकृति बोला है ना कि किस में है, ऐसे बनाया हुआ आकृति और पूछ रहा है कि किस में है। तो इसको बड़ी आप ध्यान से देखिएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा ये किस में है आकृति। ये डी वाला में है और किसी भी फिगर में नहीं है। ध्यान से देखिएगा, डी वाला फिगर में जो है ये आकृति है। तो इसका हम लोग का 10 का जो है डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर कि नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पे यहाँ पे कौन सा अक्षर समूह आएगा, वही हमें ढूंढना है। देखिए एफ का 6 होता है, 6 में 2 जोड़ दिया, 8, 8 2 10, 10 2 12, तो 12 2 14, 14 का मतलब क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। दूसरा देखिए कि 11 और 3 14 होता है, 14 3 17 होता है, 17 और 3 20 होता है, 20 3 23 यानी डब्लू हो जाएगा। पी का देखिए 16 4 20 हो जाता है, 20 4 24, 24 और 2 4 28 हो जाएगा। 28 का मतलब 26 27 28 बी हो गया। तो बी में 4 जोड़ जाएंगे तो 4 2 6 यानी कि एफ हो जाएगा। तो देख लीजिए एन डब्ल्यू एफ किस में है? पहला वाला में 6 3 जोड़ा है, दूसरा में 4 5, इसमें 5 जोड़ा नहीं। देखिए 6 पहले वाला में 2 2 जोड़ते गया है, दूसरा वाला में 3 3 जोड़ते गया है, 11 3 14 और तीसरा वाला में 4 4 जोड़ते गया है। तो हम लोग यहाँ जोड़ लिए, एन डब्ल्यू एफ आ जा रहा है। ऑप्शन से देख लिए एन डब्ल्यू एफ ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए कह रहा है कि सूटकेस समान घर। तो अब इसमें हमें ढूंढना है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें 2 शब्द आपस में जैसे ये संबंधित है ना, वैसे ही हमें इसमें ढूंढना है। ठीक, तो देखिए सूटकेस जो रहता है हमेशा हम इसको कहाँ रखते हैं? समान घर में रखा जाता है। जहाँ समान घर रखा जाता है, समान घर उसी में रखा जाता है। तब देखिए वेतन उधार ये नहीं होगा, कुर्सी फर्नीचर ये भी नहीं होगा, थैला सामान। देखिए ये सामान जो है थैला में रखा जाता है, तो ये उल्टा क्रम दिया हुआ है। डी देखते हैं तो धन को बैंक में रखा जाता है। देखिए यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। यहाँ से धन को हम कहाँ रखते हैं? तो बैंक में रखते हैं। जैसे सूटकेस को समान घर में रखा जाता है, वैसे ही धन को कहाँ रखा जाता है? बैंक में रखा जाता है। तो यही जो है मिलता जुलता है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 13 नंबर में क्या कह रहा है? बोला है कि परमानेंट PERM परमानेंट को लिख रहा है EPMRBENTN। तो उसी तरह से पूछ रहा है ना कि टेक्निकल को क्या लिखा जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, जो रिलेशन यहाँ है ना वैसे ही रिलेशन सेम हमें यहाँ ढूंढना है। ठीक, तो देखिए ये कुछ नहीं किया है, केवल इधर उधर। ये ई को यहाँ कर लिया है, पी को यहाँ कर लिया है, एम को यहाँ कर लिया, आर को यहाँ कर लिया है। उसके बाद इस ए में एक जोड़ दिया है, ए में क्या किया है? एक जोड़कर बी लिख दिया है। फिर वही बातें किया है, ई को यहाँ, एन को यहाँ, टी को यहाँ, एन को यहाँ। यानी क्या है ना कि केवल बीच वाला, देखिए 4 गो इधर है, 4 गो इधर है, 8 गो है, बीच वाला में एक जोड़ लिया है और बाकी सबको डायगोनली चेंज कर दिया है। तो आप भी वैसे ही कर लीजिए। बीच वाला कौन सा है? देखिए 4 गो और 4 गो इधर, एन को हम एन के बाद MNO लिख देंगे, एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। अब इस सबको डायगोनली चेंज करिए, इधर E हो जाएगा और यहाँ T हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा और यहाँ C हो जाएगा। अभी इसको भी चेंज करिए, C यहाँ हो जाएगा, I यहाँ हो जाएगा, L यहाँ हो जाएगा और A यहाँ हो जाएगा। तो ये देख लीजिए किस में दिया है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ETHCO CI
LA ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आसान क्वेश्चन है, बीच वाला में एक जोड़ रहा है, बाकी सबको डायगोनली जो है चेंज कर दे रहा है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्या कर रहा है कि XR क्वेश्चन मार्क IFDC कर रहे, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए। X का आपका 24 होता है और R 18 होता है, यानी कि 6 यहाँ पे घटाया हुआ है, 24 में से 18 घटा दिया 6 हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं तो देखिए I का 9 होता है, F का 6 होता है, यानी कि यहाँ क्या घटाया है, 3 घटाया है ना, 6 3 9। अब यहाँ देखिए 6 होता है 4, यानी 2 हो जा रहा है। यहाँ देखते हैं तो 1 हो जा रहा है, अर्थात अब क्या देख रहे हैं कि 1 2 3, तो ये 4 जोड़ा होगा, यहाँ 5 जोड़ा होगा, देखिए 4 5 और ये 6 आ जा रहा है, लगातार हो जा रहा है। यानी कि पहला वाला में 6 घटाया है, 5 घटाएगा, 4 घटाएगा, 3 घटाएगा, 2 घटाएगा, 1 घटाएगा, ऐसे ही काम कर रहा है। तो आप 18 में से 5 घटा दीजिए, तो 18 में से 5 गया 13, 13 का मतलब M हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो M ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ गए होंगे, सिंपल है। 6 यहाँ घटाया था, यहाँ 3 2 1, तो इसका मतलब यहाँ 5 घटाएगा, यहाँ 4, तो R में से 5 घटा दिए तो 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जा रहा है, डी हो जा रहा है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि 15 में कि नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ढूंढना है। यहाँ पे क्या होगा, यही हमें ढूंढना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में इन दोनों में कुछ न कुछ करके 45 लाया होगा, यहाँ कुछ करके 57 लाया होगा। तो देखिए यहाँ एक चीज सिंपल दिख रहा है कि 9 6 15 15 तिया 45, 11 8 19 तिया 57, तो 8 3 11 तिया 33, लेकिन 33 ऑप्शन में ही नहीं है। इसका मतलब ये वाला अप्रोच हमारा जो है इसमें काम नहीं कर रहा है। ये ऑप्शन में रहता तब न जा करके हम लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है, दूसरा कोई अप्रोच आप ढूंढेंगे तो देखिए एक अप्रोच और इसमें लग रहा है। 9 का होल स्क्वायर 81, 6 का होल स्क्वायर 36 होता है, तो 11 में से 6 गया 5, यहाँ भी 45 आ जा रहा है। ये भी करके देख लीजिए, 11 11 121, 8 8 64, तो 11 में से 6 गया, 11 में से 4 गया 7 हो जा रहा है। यहाँ कितना बचा आपका, 11 में से 6 गया 5, देखिए ये 57 आ जा रहा है। अर्थात 9 का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर 45 हो जा रहा है, 11 का होल स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर 57 हो जा रहा है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 8 8 64 माइनस 9 कर लेंगे, तो 14 में से 9 गया 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो गया, यानी कि 55 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 14 में से 9 गया 5, यानी यही 55 जो है ऑप्शन में दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। जो ये भी अप्रोच था ये भी सही था कि 9 6 15 तिया 45, 11 8 19, लेकिन इस तरह का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो थोड़ा और आपको सोचना होगा, तो दोनों को बर करके घटाने पे भी आ जा रहा है, ये भी बर करके, तो यहाँ 8 8 64 में से 9 गया 55 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। बात समझ गए होंगे, दोनों अप्रोच आपका सही है, लेकिन पहला अप्रोच ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला जो 16 नंबर क्वेश्चन है ना, उसको पढ़िए क्या कह रहा है। ईसा में सजाना है, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक रूप में सजाना है, अर्थपूर्ण शब्द बनना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले लेखक के मन में विचार आया होगा, यानी कि विचार का मतलब 4 हो जाएगा। विचार आया, उसके बाद से वो क्या करेगा, लेखन करेगा, लिखेगा, लिखेगा मतलब क्या आएगा, 1 आ जाएगा। विचार आने के बाद लिखेगा तो 1 आ गया, उसके बाद क्या होगा आपका, तो पुस्तक के रूप में बन जाएगा, यानी कि 2 हो गया, तो पुस्तक के रूप में बनेगा। उसके बाद से क्या होगा, विक्रेता के पास जाएगा, विक्रेता मतलब 3 नंबर हो गया। तो उसके बाद क्या होगा, विक्रेता के पास चला गया 3 नंबर, तब कह रहा है कि उसके बाद पाठक खरीदेगा तो उसे पढ़ेगा, यानी कि 6 नंबर हो गया। तब जो है उसे प्रतिपुष्टि होगी, संतुष्टि यानी प्रतिपुष्टि होगी, 5 नंबर हो जाएगा। तो यही ऑप्शन हो जाएगा 4 1 2 3 6 5। देख लीजिए 4 1 2 3 6 5 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। फिर से एक बार देख लीजिए, सबसे पहले विचार आएगा, उसके बाद क्या होगा, लेखन होगा, लेखन प्रक्रिया लिखाएगा, तब क्या होगा आपका पुस्तक का निर्माण होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, तो विक्रेता के पास जाएगा, तो विक्रेता से पाठक खरीद करके उसे पढ़ेगा, तब उसे प्रतिपुष्टि होगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो 17 नंबर क्वेश्चन है ना, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ढूंढना है हमें, कि यहाँ क्या होगा, यही हमें ढूंढना है। देखिए आसानी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको इसमें एक्स्ट्रा सोचना होगा। देखिए ये 11 है, ये 16 है, 15 है, इस 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4 होगा।
तो 11 में 4 जोड़ दिया, 11 4 15 हो गया। देखिए बीच वाला सब वर्गमूल निकालने वाला दिया हुआ है, इसलिए सेट करके 36 का वर्गमूल 6 हो गया और 17 में 6 जोड़ेंगे 23 मिल जा रहा है, अर्थात 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 8 में 2 जोड़ दीजिए तो 10 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन था। 11 + 4 15, 4 कहां से आया 16 का वर्गमूल, 17 + 6 23, 6 कहां से आया 36 का वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल 2, 8 2 10 हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जा रहा है। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि एक ही पासे की 3 स्थिति दिया गया हुआ है। यहाँ पे जो डाइस होता है ना, डाइस का 3 स्थिति दिया गया है, तो कह रहा है कि 2 के विपरीत वाले फलक पर कौन सा संख्या होगा। 2 के विपरीत देखना है, देखिए बहुत सिंपल है। जब दो सतह पे अंकित तक समान हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 1 3, यहाँ भी 1 3, ये दोनों समान है, 3 है तो 3 है, 1 है तो 1 है, तो ये अन्य जो दोनों होते हैं ना एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अर्थात 2 के विपरीत 4 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। पूछा था कि 2 के विपरीत वाले फलक पे क्या होगा, तो 4 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, जब 2 को फेस मिल जाए ना, जैसे 3 3 1 1 मिल गया, तो ये जो होगा ना दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ 2 के अपोजिट इसको देखने की जरूरत ही नहीं, यानी 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ना आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़िए। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए आरेख में वृत्त व्यापारियों को दर्शाता है। देखिए वृत्त व्यापारियों को प्रतिनिधित्व करता है, त्रिभुज मकान मालिकों को, उसके बाद कह रहा है कि आयत आयकर दाताओं को प्रदर्शित करता है। तो आरेख में दी गई संख्याएं उस श्रेणी विशिष्ट में व्यक्तियों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है पढ़िए, कितने व्यापारी करदाता तो हैं लेकिन मकान मालिक नहीं है। देखिए मकान मालिक नहीं है अर्थात त्रिभुज में नहीं होना चाहिए, त्रिभुज में नहीं होना चाहिए। उसके बाद से आयकर दाता है जो व्यापारी है, इसका मतलब इन दोनों फिगर में होना चाहिए। तो देख लीजिए कि वैसे आयकर देता, कितने व्यापारी करदाता तो हैं लेकिन मकान मालिक नहीं है, तो व्यापारी और करदाता है, इसका मतलब इन दोनों में आना चाहिए। तो इन दोनों में कौन सा आ रहा है 22 आ रहा है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। त्रिभुज में नहीं आना चाहिए क्योंकि मकान मालिक नहीं है, आयकर जो है करदाता जो व्यापारी है 22 हो जाएगा। तो 22 देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, व्यापारी करदाता व्यापारी है लेकिन मकान मालिक नहीं है, अर्थात इन दोनों में आना चाहिए, तो दोनों में 22 आ रहा है, यही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला जो क्वेश्चन है ना हम लोग का 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बोला हुआ है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीन, मतलब इससे जो रिलेशन है वहां हमें ढूंढना है कि क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे कि 90 है, इसका मतलब क्या हुआ 9 का वर्ग प्लस 9 जोड़ दिया, 9 9 81 और 9 90 हो जा रहा है। तो वैसे ही 12 12 144 में 12 जोड़ देंगे तो जोड़ दीजिए 4 2 6 5 हो जा रहा है, 156 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। 9 स्क्वायर प्लस 9 तो 12 स्क्वायर प्लस 12 यानी 156, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का कि यदि किसी कूट भाषा में YOGURT को इतना लिखा जाता है तो वही बोला हुआ है कि डेवलप को क्या लिखा जाएगा। देखिए बहुत सिंपल है, Y का नंबरिंग 25 होता है, O का 15 होता है, G का 7 होता है, H का 8 होता है, U का 21 होता है, R 18, ये सब का नंबरिंग ही लिख दिया हुआ है। तो आप भी लिख दीजिए। देखिए D का 4 होता है, E का 5 होता है, V का कितना होता है 22 होता है, E का 5 हो जाता है, L 12 हो जाएगा, O का 15 हो जाएगा और P का 16 हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है 45 22 51 21 51 नहीं 51 21 51 6, ऑप्शन नंबर किस में दिया है आपका सी में दिया है। 45 22 51 21 51 6 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, सिर्फ नंबरिंग लिख देना था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला है कि नीचे दिए गए कथन और उसके बाद निष्कर्ष दिए गए हैं आपका। ठीक, सिलॉक्स से है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। कह रहा है कि सभी ड्रम डंडे हैं। देखिए सभी ड्रम, जो सब ड्रम है ना, मान लीजिए ये जो है ड्रम है, तो सभी ड्रम क्या हैं डंडे हैं, सभी ड्रम डंडे हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि कुछ ड्रम जो है बक्से हैं, कुछ ड्रम इसमें से जो है ना क्या है बक्से हैं। देखिए कुछ ड्रम क्या है बक्से है, डायग्राम बन गया। तो अब हमें निष्कर्ष 3 गो निष्कर्ष दिया हुआ है, तो देखिए कौन सा निष्कर्ष सही है यही हमें ढूंढना है। पहला निष्कर्ष पढ़िए, दूसरा तीसरा, 3 आराम से डायग्राम बना लिए। बहुत सिंपल था कि सभी ड्रम डंडे हैं और कुछ जो है ड्रम बक्से हैं, तो कुछ ड्रम बक्से कर लिए।
तो देखिए कह रहा है कि कुछ बक्से डंडे हैं, कुछ बक्से जो है डंडे हैं, तो ये डंडा यहाँ तक है, तो ये कुछ बक्से डंडे हैं, यानी कि पहला जो है सही है हम लोग का। दूसरा कह रहा है कि कुछ डंडे ड्रम है, कुछ डंडे जो है ड्रम है, तो आउटर से इनर में आते हैं तो कुछ का प्रयोग होता है, ये भी सही है। तीसरा देखते हैं कि सभी डंडे ड्रम है, सभी डंडे ड्रम है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि आउटर से इनर में आने से ऑल का प्रयोग नहीं होता है, केवल सम का प्रयोग होता है। तो 1 और 2 सिर्फ सही है, तो ऑप्शन से देख लीजिए कि 1 और 2 किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बोला है हमें कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। बहुत सिंपल है, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, आपको पिछले भी क्लास में बताए थे कि जहाँ भी ऐसा फिगर आए ना, बोले कि इसमें कितने ट्रेंगल हैं, तो आपको अलग अलग ट्रेंगल काउंट करने की जरूरत नहीं है। देखिए नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4, और जो सबसे बड़ा वाला रहता है ना उसका 2 गुना कर देते हैं, यानी कि टोटल इसमें 8 ट्रेंगल है। तो अब देखिए इसी चीज़ को हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे, ये 1 2 3 4, यानी इसमें जो है कितने ट्रेंगल हो गया, 8 ट्रेंगल हो गया, इसमें कितने ट्रेंगल हो गया, 8 ट्रेंगल हो गया, यानी 8 8 16 हो गया। और जहाँ जहाँ ज्वाइंट है, जैसे ये एक ट्रेंगल बन जाएगा, ज्वाइंट है ना यहाँ पे, तो ये एक ट्रेंगल हो गया, 17 हो जाएगा, फिर ये एक ट्रेंगल हो गया, 18 हो गया, 17 18 हो गया, और एक इधर बाहर में है, ये 18 1 19 है। अब को है जो भी कोई भी जो है ज्वाइंट नहीं बन रहा है, तो देख लीजिए 19 जो है ट्रेंगल हो जाएगा, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, 8 इसमें 8 इसमें 16 हो गया, फिर ज्वाइंट एक ज्वाइंट 2 ज्वाइंट, यानी ये एक 17 हो गया, ये एक 18 हो गया, एक बाहर बना है 19 बन गया, टोटल इसमें 19 ट्रेंगल है। अब कोई भी ट्रेंगल नहीं बना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 24 नंबर कह रहा है कि विशाल और अरमान की वर्तमान आयु का योग 70 है, दोनों का योग वर्तमान में कितना है, 70 है। 5 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अरमान की आयु से 2 गुनी है। देखिए यहाँ विशाल हो गया, ये अरमान हो गया, तो 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, दोनों का रेशियो, तो ये इसका 2 गुना है। ठीक, विशाल जो है 5 वर्ष पूर्व विशाल की आयु और अरमान की आयु की 2 गुनी थी। तब एक बात बताइए कि अभी इन लोग का योग 70 है, तो 5 वर्ष पूर्व अगर योग निकालेंगे तो 5 दोनों में से घटा देंगे, यानी कि डायरेक्ट इसमें से 10 घटा देंगे, अर्थात 5 वर्ष पूर्व का योग कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये भी 5 वर्ष पूर्व का रेशियो निकल गया, ये 5 वर्ष पूर्व योग निकल गया, तो 2 1 3 हो रहा है, 3 = 60 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो किसका पूछा है आप देखिए, तो अरमान की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो देखिए अरमान की जो है 5 वर्ष पहले की आयु 1 यूनिट मतलब 20 है, तो वर्तमान जब भी पूछेगा तो वर्तमान के लिए हम क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे इसमें, क्योंकि ये 5 वर्ष पहले का आप निकाले हैं, तो 20 + 5 कितना हो जाएगा, 25 जो हो जाएगा ना, वर्तमान में अरमान की आयु हो जाएगा। ऑप्शन से देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए। ये 5 वर्ष पहले जो है विशाल अरमान से 2 गुना था, और ये अभी का योग दिया था, तो 5 वर्ष पहले की योग करेंगे तो दोनों में 5 5 यानी 10 घटा लेंगे, 60 हो जाएगा। तो इस 60, ये 2 1 3 यूनिट का वैल्यू 60, तो 1 यूनिट का वैल्यू 20 हो गया, अर्थात अरमान 5 वर्ष पहले 20 साल का था। तो वर्तमान में पूछ रहा है, तो वर्तमान में क्या किए, 5 जोड़ लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह किस प्रकार एक समान है और एक अक्षर अलग है। इसमें ऑड हमें ढूंढना है कि एक अलग है, उसी को हमें ढूंढना है कि क्या होगा। देखिए यू के बाद भी, यहाँ 1 जोड़ लिया, और भी के बाद 23 3 26 भी, यू भी WX, उसके बाद भी के बाद WXY, यानी इसमें 3 जोड़ लिया, 25 हो गया। और उसके बाद देखिए Y के बाद ZABC, यानी 4 जोड़ रहा है। ठीक, 4, ये 25 और 4 29 हो जाएगा, 28 मतलब B हो गया, 29 मतलब C हो गया। फिर 4 और यहाँ दिया हुआ है C, 3 और 8 दे दिया, यानी कि 5 जोड़ लिया है, यानी 1 3 4 5 जोड़ रहा है। देखिए यहाँ P के बाद Q 1 जोड़ा, Q के बाद RST यानी 3 जोड़ दिया, T के बाद UVWX यानी 4 जोड़ दिया, तो X के बाद YZABC यानी 5 जोड़ दिया। ठीक, तो ये भी इससे मिल रहा है। अब C में आते हैं, तो J के बाद K यानी 1 जोड़ लिया, के बाद LMN यानी 3 जोड़ लिया, 3 के बाद NOPQR यानी 4 जोड़ दिया, R के बाद STUV यानी कि इसमें भी 4 ही जोड़ दे रहा है। और यहाँ देख लेते हैं, तो G के बाद H हो गया, H के बाद HIJK यानी 3 जोड़ लिया,
3 के बाद के बाद यहाँ 4 जोड़ा है तो 15 हो जाएगा, 15 5 20, यानी कि अलग कौन सा है यही हो जाएगा। 1 3 4 5 हो रहा है सब में, देखिए 1 3 4 5 1 3 4 5 1 3 4 5, इसमें 1 3 4 4 हो जा रहा है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका जो है आंसर हो जाएगा, यही जो है अलग है। ठीक, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि रीजनिंग के 25 क्वेश्चन को आप एक एक क्वेश्चन बहुत बारीकी से समझे हैं। बहुत आसान रीजनिंग था, इसमें 25 में कम से कम 23 24 आना चाहिए। ठीक, 25 में 20 प्लस ही रहना चाहिए, 21 22 23 24 जितना ला लीजिए आप। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन था रीजनिंग का। तो चलिए अब मैथ की ओर हम लोग चलते हैं, मैथ के एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग करते हैं। ठीक, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में भी 7%, देखिए मूल्य बढ़ गया 17% मतलब 117 हो गया, और खर्च भी 7% बढ़ रहा है, इसका मतलब 107 हो गया। तो अब कह रहा है ना कि तो वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। देखिए ये कितना कम करेगा खपत, तो खपत कम कर रहा है 17 में से 7 घटाइए, कम करने का मतलब अधिक वाला में से ही कम करेगा। अगर बढ़ाने की बात किया रहता तो इसमें हम बढ़ाते हैं, लेकिन कम करने की बात बोला हुआ है, तो 17 में 7 कब होगा जब 10 घटाएंगे, यानी कि 10 कम करना होगा किस में, 117 में। प्रतिशत में पूछ रहा है तो प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर लेंगे। तो अब ऑप्शन आपका पॉइंट में ही आएगा, यानी कि 1000 में आपको क्या करना होगा, 17 से 117 से भाग दे देना होगा। तो देख लीजिए कितना मत में चला जाएगा, 8 ही मत में जाएगा। 8 7 56 6 5 हो जाएगा, 8 एकम 8 8 5 13 3 हासिल 1 8 एकम 8 936 हो जाएगा। तो घटा लीजिए, ये 4 हो जाएगा, 9 में से 3 गया 6 हो जाएगा, और यहाँ कट जाएगा 64, फिर 0 बैठा रहे तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए तो कितना हो जाएगा, 11 5 55, 11 5 55, 11 6 66 ज़्यादा हो जाएगा, 5 मत में चला जाएगा, 7 5 35 कर 5 3 हो जाएगा, 5 एकम 5 3 8, और फिर 5 एकम 5 ही हो जाएगा, यानी यही हो जाएगा 8.5 हो जाएगा, 6 मत में ज़्यादा हो जाएगा। तो 8.5 जो हो जा रहा है ना हम लोग का ऑप्शन हो जा रहा है, कितना परसेंट वो खपत कम करना होगा, प्रतिशत की कमी करनी होगी, तो 8.5 ऑप्शन नंबर बी में दिया है। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार और समझ लीजिए। ये अप्रोच ना आप बहुत आसानी से इस अप्रोच को लगा सकते हैं। 17% बढ़ाया, 7% बढ़ाया, कितनी कमी कर रहा है, 10। कमी इसमें हमेशा बड़ा वाला में करेगा, प्रतिशत के लिए 100, बस कैलकुलेट कर लिए 8.5 आ जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कह क्या रहा है कि 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं, लड़कों का औसत 62 है, लड़कियों का औसत 55 है, पूरी कक्षा का औसत क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल, आपको संख्या निकालने की इसमें जरूरत ही नहीं है। देखिए कैसे, अगर 40% लड़कियां हैं, गर्ल है, तो बॉय कितने हो जाएंगे, 60% हो जाएंगे, और टोटल जो है संख्या हो गया, ये टोटल हो गया कितना हो गया, 100% हो जाएगा। 100% में 40% लड़कियां हैं तो 60% क्या हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे। ठीक, अब एक काम करिए कि 20 दूना 40, 20 3 60, 20 25 100, ये तीनों कट रहा था, हम कटा दिए, बहुत सिंपल। अब देखिए क्या कर रहा है, बोला है हमें कि लड़कों का औसत 62 है। देखिए बॉय का औसत कितना है, 62, तो इसे 62 से गुणा कर देते हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि लड़कियों का औसत 55 है, तो इसे 55 से गुणा कर लेते हैं। और टोटल औसत पूछ रहा है क्या होगा, तो पता नहीं है, इसे क्या करते हैं, x मान लेते हैं। सिंपल हो गया, खत्म हो गया कहानी। यानी कि ये 5x इज इक्वल टू कितना हो गया, तो 55 दूना 110 हो गया, और 62 तिहाई, 3 दूना 6 हो गया, 3 दूना 6 और 6 18 हो गया। तो 186 में 110 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 8 1 9 हो जाएगा, 1 1 2 296 हो गया। तो 5 से कटा लीजिए, भाग दे दीजिए, इसमें x का वैल्यू निकल जाएगा, 5 से भाग दे देंगे तो 5 5 25, 4 29 हो गया, यानी 5 9 45 और 1 46, 5 दूना 10, यानी टोटल जो औसत होगा ना टोटल कक्षा का 59.2 हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए 59.2 kg ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ये आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान अप्रोच से हम लोग इस क्वेश्चन को किए। इसमें हमें 60 से कोई मतलब ही नहीं है, 60 का अप्लाई करे या ना करे, आंसर हम लोग का इतना ही आएगा। जब 40% लड़कियां हैं तो 60% लड़के, टोटल 100%, कटा करके और छोटा कर लिए कि गुणा कम करना पड़ेगा। अब 55 इसका औसत है तो 55 से गुणा किए, 62 है, 62 से इसका औसत टोटल का पता नहीं है और भाग दे दिए, कैलकुलेट कर लिए, 59.2 kg ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। बोला हुआ है कि एक 21 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक, फ्रस्टम हो गया, फ्रस्टम बाल्टी आप पढ़े होंगे, वहीं दिया हुआ है। फ्रस्टम कहिए, छिन्नक कहिए या बाल्टी कहिए, कि दोनों वृत्ताकार फलकों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन निकाले। देखिए ये एक जो फ्रस्टम बनता है ना, फ्रस्टम ऐसा आकृति रहता है, ठीक, देखिए ऐसा ही आकृति रहता है। ये जो हो गया हम लोग का, ये फ्रस्टम हो गया, ठीक। इसका ऊपर वाला जो रेडियस दिया है ना, बड़ा वाला 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और नीचे वाला जो रेडियस दिया है ना, वो कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो 21 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक। तो अब हमें बोला हुआ है ना कि इसका वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है, कितना होगा। बहुत सिंपल है, फॉर्मूला अगर आपको पता है ना तभी निकाल पाइएगा। इसका वॉल्यूम आयतन होता है 1/3 पाई h इंटू आर स्क्वायर प्लस आर आर होता है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई h इंटू आर स्क्वायर प्लस आर आर होता है। फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। मेंसुरेशन का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला टोटल याद होना चाहिए, नहीं याद होगा फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक। तो अब रख दीजिए, अब इसमें कुछ है ही नहीं। 1/3 पाई का मान आपको पता है 22/7, h ऊंचाई 21 है। अब इसको देखिए डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। बड़ा आर का होल स्क्वायर यानी 5 × 5 = 25 प्लस 3 × 3 = 9 प्लस 5 × 3 = 15 हो जाएगा। आर का मतलब दोनों गुणा कर लीजिए, 15 हो जाएगा। तो 9 × 5 = 14 और 5 कितना हो जा रहा है आपका, तो 19 हो जा रहा है। 19 कर 1 हाथ से 1 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। देखिए 7 तरीके 21 हम कटा लिए, खत्म हो गया। यानी कि 49 में हमें 22 से गुणा कर लेना है। 49 में 22 से करना है, 9 दूना 18 कर 8 हाथ से 1 4 दूना 8 1 9 यानी 98 हो जाएगा। 8 9 8 17 कर 7 हाथ से 1 हो जाएगा 9 यानी 1078 आ जा रहा है। 1078 किसमें, सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा। वॉल्यूम हमेशा किसमें होता है, क्यू में होता है। तो ऑप्शन से देख लीजिए 1078 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इसके लिए आपको क्या याद रखना होगा, ये बाल्टी का वॉल्यूम याद रखना होगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, छिन्नक फ्रस्टम या बाल्टी 1/3 पाई h इंटू आर स्क्वायर प्लस आर आर होता है। कैलकुलेशन कर लिए आराम से, छोटा सा कैलकुलेशन, 1078 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन बोला है ना कि x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या 91 87 6x2 संख्या 72 से डिविजिबल है। देखिए 72 से ये डिविजिबल है संख्या, यानी x का मान क्या होगा। तो देखिए अगर 72 से डिविजिबल है ना, तब कुछ लड़के क्या करते हैं, इसको 72 से भाग देते हैं, उतना नहीं करने की जरूरत है। इसको तोड़ लीजिए, 9 × 8 9 8 72 हो गया, ठीक। 9 और 8 में तोड़ लिए, तो जब ये 72 से कट रही है तो इस 9 से भी कटना चाहिए और 8 से भी कटना चाहिए। और इन दोनों में चेक करना आसान है, किसका डिविजिबिलिटी रूल, 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अंकों का योग 9 हो जाना चाहिए, तब जाकर के संख्या जो है 9 से कटेगी। तब देखिए 9 9 हटा लेते हैं, 8 1 9 खत्म कर लीजिए, 7 2 9 खत्म कर लीजिए, यानी इन दोनों का योग 9 होगा तभी ये संख्या 9 से कटेगी। तो 6 + 3 तभी ना जाकर के 9 होगा, अर्थात x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन से मिला लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल 9 वाला से ही हम लोगों ने चेक कर लिया, 8 वाला 9 वाला से आसान है। 9 मतलब 8 का चेक करना के तुलना में 9 वाला जो है आसान है। तो 9 का हमने कर लिया, 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 6 और 3 9 होगा, तभी जाकर के कटेगा, यानी x की जगह 3 होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को कह रहे हैं कि sin 44 / cos 46 प्लस sin² 60 माइनस cos² 45 प्लस sec 60 का वैल्यू हमें निकालना है। कह रहे हैं इसका मान निकालिए। देखिए बहुत सिंपल है, ये तो 1 हो जाएगा, कट के दोनों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें किसी एक को चेंज करेंगे ना, तो ये cos 46 को हम लोग लिख सकते हैं sin 90 माइनस 44, तभी ना जाकर के 46 होगा। और cos 90 माइनस इसको लिखेंगे अगर हम लोग, तो cos 90 माइनस 44 यानी cos 90 माइनस a बराबर क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा, sin 44 हो जाएगा। किसी एक को चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे तो sin 44 में बन जाएगा, इसको चेंज करेंगे तो cos 46 में बन जाएगा। तो ये दोनों कट कर 1 हो जाएगा, यानी इसका हम लिख लेते हैं यहाँ 1 प्लस sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो होल स्क्वायर करेंगे 3/4 हो जाएगा, माइनस cos 45 का मान 1/√2 होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, प्लस
सेक 60 यानी cos 60 का 2 होता है तो 1/2 होता है तो सेक 60 उलट कर 2 हो जाएगा। देखिए सिंपल हो गया, 2 और 1 3 कर लेते हैं इसको डायरेक्ट। हमने 4 एलसीएम ले लिया तो ये 3 हो गया प्लस 2 दूनी के 4 यानी माइनस में है ना, तो 2 दूनी के 4 माइनस प्लस ये 2 1 3 यानी 4 3 12, तो 12 और 3 15 में से 2 गया, 13/4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, सबका मान रख के ये तो 1 हो जाएगा और बाकी सबका मान रख के हमने जोड़ लिया तो ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 31 में बोला है ना कि एक वस्तु पर 30% तथा 15% की छूट देने के बाद 547 रुपये 40 पैसे में बेचा जाता है, तो कह रहे हैं कि वस्तु का अंकित मूल्य। देखिए छूट हमेशा तो फिक्स प्राइस पे दिया जाता है, ये भी बात आपको पता होगा। तो फिक्स प्राइस हमें पता नहीं है, फिक्स प्राइस एफपी मान ले लेते हैं गुणे, इस पे छूट दे रहा है 30, तो 30 छूट देगा तो 70 में बेचेगा, 70/100। एक और छूट दे रहा है 15 तो अब 85 में बेचेगा, 85/100 और बराबर बेच रहा है कितना में, तो 547 रुपये 40 पैसा, 547 रुपये 40 पैसा। अब देखिए अब कटा देना है, कुछ है ही नहीं इसमें। ये जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 7 से कटा लीजिए तो 7 7 49, 50 4 54 यानी कि 5 बच गया, 7 8 56, 7 दूना 14 हो जाएगा, 1 0 है। फिर देखिए 17 से कटाएंगे तो 17 5 85, यहाँ देखिए 17 3 51, 17 चौके 68 और 10 बचेगा और 10 2 हुआ तो 17 छके 102, 0 ले लिया यानी कि 460 हुआ। फिर 5 से कटा लेते हैं तो 5 9 45, 5 दूना 10 हो जा रहा है ना, 1 मिनट, पहले तो हम 17 से कटाए थे तो 17 चौके 68 और 17 छके 102। ठीक, अब कटाए यानी कि अब तिरछा गुणा कर लीजिए, तो तिरछा गुणा कर लेते हैं तो फिक्स प्राइस हम लोग का कितना आ जा रहा है, यहाँ से ये तिरछा गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 920 जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए किस ऑप्शन में है आपका, 920 ऑप्शन नंबर सी में दिया है तो यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, ये भी आसान था। फिक्स प्राइस हमें पता नहीं था, 30% छूट यानी 70/100, 15% छूट यानी 85/100, 547 रुपये 40 पैसा में। अब बस कैलकुलेट कर लेना है, कटा लेना है, कितना आ जा रहा है आपका 920 रुपया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बोला हुआ है कि a + b = 6 दिया है, उसके बाद बोल रहा है कि ab = 8 है, तो कह रहा है कि a³ + b³ बराबर क्या होगा। देखिए इसमें बहुत लड़के ना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कोई फार्मूला अप्लाई नहीं करना है। दो ऐसा संख्या ढूंढिए जिसको जोड़ने पे 6 आए, गुणा करने पे 8 है, बहुत छोटा छोटा दिया है इसलिए इसमें फार्मूला नहीं अप्लाई करना है। 4 × 2, 4 दूना 8 और 4 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, मिल गया आपका। यानी 4 का क्यूब 64 हो जाता है, 2 का क्यूब 8 हो जाता है, तो 64 8 72 जो हो जाएगा ना, फाइनली हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत इसमें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन में आइए हम लोग चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, बोला है हमें कि अगर इसमें थोड़ा सा 1 मिनट सुधार लीजिएगा, इसमें एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था आपका, टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। ठीक, यहाँ sin² थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस cos² थीटा इंटू साइन थीटा, यानी यहाँ भी ये स्क्वायर दे दिया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसको आप सुधार लीजिएगा, यहाँ स्क्वायर नहीं रहेगा। ठीक, नहीं तो आपका आंसर इसे मैच नहीं कर रहा होगा, ये मिस्टेक हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ठीक, क्या है हम लोग का क्वेश्चन, तो आपको यहाँ सुधार लेना है, sin² थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस cos² थीटा इंटू साइन थीटा है हम लोग का। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बनाइए इस क्वेश्चन का को, देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, b/h होता है। अब b अगर 4 हो गया, h 5 हो गया, तो ये 3 हो जाएगा, p क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है। 3 4 5 का ट्रिपलेट हम लोग बहुत दिनों से यूज करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ठीक, तो यहाँ p क्या हो जाएगा हम लोग का, 3 हो जाएगा। अब कुछ है ही नहीं इसमें, अब सबका मान रख दीजिए, आपको पता होगा सब क्या होता है। साइन थीटा बराबर p/h, तो p का मतलब 3/5 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे 9/25 हो जाएगा। ठीक, गुणे cos थीटा का मान तो यहाँ दिया हुआ है, ये 4/5 हो जाएगा, प्लस cos² यानी 4/5 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौके 16/25 हो जाएगा, इंटू साइन का वैल्यू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। अब देखिए बहुत सिंपल हो गया, कॉमन ले लीजिए आप, क्या कॉमन हो जा रहा है यहाँ से, कॉमन ही ले लेते हैं, चाहे एलसीएम हम लोग का 125 ही आ जा रहा है, चलिए एलसीएम ही ले लेते हैं, 125 आ जा रहा है, 9 चौको 36 और यहाँ हो जा रहा है 16 या 48,
तो 8 चौ 14 का 4 हासिल 1 हो जाएगा, 4 3 7 1 8, यानी कि 84/125 फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। 84/125 यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, तो बस यहाँ सुधार लेना था, cos स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इंटू साइन थीटा, यहाँ पे हमें सुधार लेना था, यहाँ स्क्वायर नहीं रहेगा। ठीक, आपका आंसर क्या आ जा रहा है, ए नंबर होगा 84/125। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो 34 नंबर क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि रूट एक्स प्लस 1/√x, यहाँ भी रूट एक्स है, इज इक्वल टू 2√2 है, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए कि रूट एक्स से हमें एक्स स्क्वायर लाना है, तो क्या करेंगे, एक बार जब इसको स्क्वायर करेंगे ना तो ये रूट से खत्म हो जाएगा ना कि एक्स होगा, फिर एक बार स्क्वायर करेंगे ना तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि हमें 2 बार इसका स्क्वायरिंग कर लेना होगा, 2 बार स्क्वायरिंग। और एक बात और पढ़े होंगे कि एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू ए है, तो अगर हमें स्क्वायर निकालना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है ए स्क्वायर माइनस 2 हो जाता है। ठीक, ये आपका बेसिक आइडेंटिटी ही है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए इसका हमें स्क्वायर करना होगा, तो ये तो x प्लस 1/x हो जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब कितना, 2 दूनी के 4 दूनी का 8, 8 में से 2 जाएगा यानी कि 6 हो जाएगा, डायरेक्ट हम क्या लिख देते हैं, 6 लिख देते हैं। क्लियर, फिर से एक बार स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 के 36 में से 2 घटा लीजिए यानी कितना हो जाएगा, 34 जो हो जाएगा ना, फाइनली हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर ये बेसिक आइडेंटिटी आपको पता है कि x प्लस 1/x बराबर ए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2, तो बहुत सिंपल है, ए स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 2 दूनी के 4 दूनी का 8 में से 2 गया 6, फिर एक बार स्क्वायर करेंगे 6 जाएगा 36 में से 2 गया कितना हो जाएगा, 34 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो 35 नंबर क्वेश्चन है ना, बहुत आसान है, कह रहा है कि tan 4 थीटा इज इक्वल टू cot 40 माइनस 2 थीटा है, तो थीटा किसके बराबर होगा। देखिए ये अगर tan थीटा और ऐसे रहता है ना, tan थीटा बराबर cot अल्फा अगर दिया हो तो ये कब बराबर होते हैं, जब थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी इन दोनों का योग जब 90 डिग्री होगा ना तभी बराबर होंगे। जैसे अगर tan में 30 दिया है ना तो यहाँ cot में 60 होना चाहिए तभी जाकर के बराबर होंगे। अगर यहाँ tan में 60 दिया है ना तो cot में 30 होगा तभी जाकर बराबर होंगे। यहाँ tan 45 दिया है ना तो ये cot में भी 45 होगा तभी बराबर, यानी दोनों का योग हमेशा 90 होगा ना तभी बराबर होंगे। अर्थात ये दोनों के एंगलों का योग कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। देख लीजिए, जोड़ दीजिए, 4 थीटा में से 2 थीटा घटाएंगे तो 2 थीटा प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 90 हो जाएगा, यानी कि 2 थीटा इज इक्वल टू 90 में से 40 घटा देंगे तो 50 हो जाएगा, यानी थीटा इज इक्वल टू 25 डिग्री हो जाएगा और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये कब दोनों बराबर होंगे, जब दोनों के एंगल का योग कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। तो ये मान रख के हमने निकाल लिया, 25 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए क्या होगा, तो किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर डी में जो है 25 डिग्री दिया है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि a अनुपात b बराबर 2:3 है, तो 5a माइनस 2b अनुपात 5a प्लस 2b। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ये कल ही ऐसा आया था, इस तरह ऐसा क्वेश्चन हमेशा बार बार आ रहा है। a का वैल्यू 2 रख देंगे और b का वैल्यू 3 रख देंगे, a अनुपात b बराबर 2:3, यानी a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। बहुत सिंपल हो गया, रख दीजिए इसमें 5 दूना 10 और 3 दूना 6, 10 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ 5 दूना 10, 3 दूना 6, यानी कि 10 6 16 हो जाएगा। कटा लेते हैं तो 1:4 जो हो जाएगा ना, फाइनली हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यही आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से 100 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 43.25 है। देखिए अंतर वाला रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको अभी 2 सेट पहले आया हुआ था, सब अब सेट रिपीट कर रहे हैं। देखिए कैसे आपको बहुत फायदा होने वाला है, आगे ऐसे लगेगा कि सब हम पढ़े हुए हैं। और ऐसा कब होगा, जब आप डेली प्रैक्टिस करिएगा तभी होगा। जैसे हमको कोई भी क्वेश्चन देखते हैं तो लग रहा है कि ये तो हम बहुत बार बनाए हुए हैं, ऐसा कब होता है, प्रैक्टिस। ये सब प्रैक्टिस का चीज़ है। आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं, डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, एनालिसिस खुद में कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर कैसे इंप्रूवमेंट होगा। ये सब काम करिए, आप डिस्कशन करिए, एनालिसिस करिए, बहुत सिंपल हो जाएगा। जैसे आपको ये कुछ दिन पहले ही बताया था कि d बराबर क्या होता है, d इज इक्वल टू PR² बटा 100 स्क्वायर होता है। ये 2 साल के लिए
2 साल के लिए फॉर 2 ईयर्स के लिए डिफरेंस इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर बटा 100 स्क्वायर। बहुत सिंपल हो गया, रख दीजिए यहाँ पे। डिफरेंस कितना है 43 रुपये 20 पैसा इज इक्वल टू पी नहीं पता है, पी का वैल्यू x दिया हुआ है और आर का वैल्यू दिया हुआ है 12/144 बट्टा क्या हो जाएगा 100 × 100 हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल हो गया। ये जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो ये एक 100 दूसरे 100 से कट जाएगा। अब अगर बात करते हैं तो ये देखिए 3 मर्थ में 30 मर्थ में एक कट जा रहा है, 30 मर्थ में 4 3 12 4 3 12 1 13 और 4 एकम 4, यानी तिरछा गुणा कर लीजिए तो 30 पे 2 0 और बढ़ा लीजिएगा तो यही x का वैल्यू हो जाएगा 3000। तो देखिए तो इसमें क्या कुछ है, बहुत सिंपल है। d बराबर पी आर स्क्वायर बट्टा 100 स्क्वायर 2 साल के लिए, 3 साल वाला भी बताए थे आपको। 3 साल के लिए क्या होता है तो d बराबर पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर, 300 प्लस आर बट्टा 100 की होता है। तो ये दोनों ध्यान रखिए, याद रखिए। बहुत बातें होती है जिसे हमें याद कर लिया जाता है, एकदम याद कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन उस पर रिपीट करता ही रहता है। तो डी बराबर पी आर स्क्वायर बट्टा 100 स्क्वायर 2 साल के लिए, 3 साल के लिए क्या होता है पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बट्टा 100 की हो जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो अब ऐसा क्वेश्चन तो हमेशा आ रहा है, डेली आ रहा है, बोर्ड मास। सबसे पहले हम ब्रैकेट तोड़ेंगे, तो ब्रैकेट में भी भाग देंगे। तो देखिए ये 8.2 में 4.1 से भाग दीजिएगा तो कितना मर्थ में जाएगा, ये 2 मर्थ में कट जाएगा और 2 दूनी के 4 हो जाएगा, यहाँ 4 आ गया, यानी 3.8 प्लस 4 माइनस। अब देखिए पहले तो इसमें भाग देंगे, तो भाग देंगे 1.2, यानी कि ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ 0 हो जाएगा। 4 3 12 3 धा के 30, यानी यहाँ कितना आ जा रहा है 10 आ जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ से 4 3 7 7.8 माइनस 10 हो जाएगा, यानी 10 में से 7.8 घटाएंगे तो 2.2 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। माइनस में 2.2 ऑप्शन से देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया, यही आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। बोर्ड मास के तहत सबसे पहले हमने ब्रैकेट को तोड़ा तो 2 आ गया, उसके बाद भाग देंगे तब गुणा करेंगे। कैलकुलेट कर लिए कितना आ रहा है आपका, तो -2.2 आंसर नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर कह रहा है कि 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 4,956 रुपये के मूल्य पर बेचा जाता है। उसमें से एक वस्तु पर 18% लाभ होता है और दूसरे पर 18% की हानि होता है। तो विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ है। देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसका एसपी जो है विक्रय मूल्य कितना है, देखिए ध्यान दीजिए 4,956 रुपये है एक वस्तु का। तो 2 से गुणा कर लेंगे तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा 6 दूना 12, 5 दूना 10 1 11, 9 दूना 18 1 19 हो जाएगा और 4 दूना 8 1 9, 9,912 रुपये विक्रय मूल्य निकल गया। अब देखिए क्रय मूल्य, 2 को क्रय मूल्य निकलेगा। CP1 कैसे निकलेगा, तो 4,956 में बेच रहे हैं तो पहला कंडीशन में 18% लाभ हो रहा है तो 100/118 हो जाएगा, 100/118। जब भी जो है लाभ होगा तो 100 में जुड़ेगा, हानि होगा घटेगा, और विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना है तो नीचे रहेगा। अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना रहता तो 118 ऊपर रहता। तो अब कटा दीजिए। देखिए ये अब ये आपका 11 चौके 44 यानी कि 42 मर्थ में कट जाना चाहिए। देखिए तो 8 दूना 16 का 6 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। 8 चौके 32 कर 2 3, 4 एकम 4 3 7 हो जा रहा है, 4 एकम 4 ही हो जा रहा है, 6 5 9। हाँ देखिए 42 मर्थ में एक कट जा रहा है। ये कितना मर्थ में 42 से कट जा रहा है, यानी कि पहला वाला का जो क्रय मूल्य निकल गया 42 से निकल गया। और देखिए CP2 हम लोग कैसे निकाल लेंगे, तो CP2 जो होगा दूसरे वाले का भी विक्रय मूल्य 4,956 ही है, लेकिन इसमें जो है 18% की हानि नहीं, 18% की नहीं, वहाँ पे 16% का हुआ है। ठीक, वो मिस्टेक हुआ है यहाँ पर भी। जैसे 2-3 क्वेश्चन इसमें ना टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ये 16% की हानि बना लीजिएगा। ठीक, 16% की हानि मतलब क्या हो जाएगा, 100/84 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कटा लीजिए तो 9 चौके 36, यानी कि ये 59 मर्थ में कट जाना चाहिए। 8 5 40, 9 चौके 36 का 6 3। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और मिस प्रिंट भी हो गया था यहाँ पे। और 9 8 72, 9 चौके 36 का 6 3 और 9 8 72 और 3 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। 72 3 75, 5 चौके 20 कर 0 2 और 8 5 40 और 2 42 हो जा रहा है। ठीक, 6 5 7 9, यानी देखिए 59 मर्थ में कट जा रहा है। ये कटा लिए कितना 59, यानी यहाँ भी क्रय मूल्य जो हो गया
5,900 हो गया। दोनों क्रय मूल्य को जोड़ दीजिए, 0 0 9 2 11 कर 1 हासिल 1, 5 4 9 1 10, 10,100 हो जा रहा है। अर्थात यहाँ पे हानि हो रही है, देखिए, क्योंकि 9,912 रुपये विक्रय मूल्य है और 10,100 रुपये क्रय मूल्य है। तो घटा दीजिए, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8 हो गया, और यहाँ कितना बच गया आपका 10, 0 खत्म हो गया। तो 10 में से 9 गया 1 हो जाएगा और इधर ख़त्म हो गया। 188 रुपये की हानि हो रही है, किस पे? तो 10,100 पे, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर लेंगे। ये 0 0 ख़त्म, यानी कि अब 188 में 101 से भाग दे देंगे, 101 से, तो एक ही मर्त में जाएगा, 101 हो जाएगा। 8 में से 1 गया 7, 8 हो जा रहा है, कट जा रहा है 0, यानी कि लगभग में 1.9 हो जाएगा। इसके बाद 8 मर्त में जाएगा तो 1.9 में लगभग में 1.9% की हानि हो जा रही है, 1.9% की हानि हो जा रही है। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, दशमलव के एक स्थान तक दिया हुआ था तो एक ही स्थान तक जाएंगे हम लोग, आगे जाएंगे तो ये कम आ जाएगा। यहाँ पे 8 आ रहा है ना, तो 8 के बाद अगला जो होगा ना, करके आप देख भी सकते हैं, वो 5 से ज़्यादा होगा तो 1 मानकर इसमें जोड़ लिया जाता है। तो 1.9% की हानि होगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, देखिए एक बार और समझ लीजिए आप। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 4,956 गुणे 2, 2 वस्तु है, 9,912 रुपये। अब जब क्रय मूल्य निकालते हैं विक्रय मूल्य से ना, तो यहाँ पे 18% का लाभ हुआ था, तो 100/118 यानी कि 4200 रुपये होगा। दूसरा कंडीशन में यहाँ 16% हुआ था, यहाँ गड़बड़ी किया हुआ था, 16% का हानि हुआ था, ठीक। तो 16% का हानि मतलब 16 घट जाएगा तो 84 हो जाएगा, और यहाँ कटा कर निकाले कितना हो गया, 5900 हो गया। दोनों क्रय मूल्य को जोड़े, 10,100 रुपये क्रय मूल्य हो गया और विक्रय मूल्य 9,912 रुपये था। तो हानि हो रहा है इसे 188 का, किस पे, तो इस क्रय मूल्य पे प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर लिया, यानी कि 1.9% की हानि हो जाएगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला हुआ है कि ABC, त्रिभुज ABC, देखिए फिगर बनाइए, ये जो है ज्योमेट्री से रिलेटेड है। बोला हुआ है त्रिभुज ABC में BC पर P बिंदु इस प्रकार है कि BP इज टू PC। देखिए यहाँ पे P एक बिंदु ऐसे है कि ये 2:3 के रेशियो में है, ठीक, 2:3 में है। अब कह रहा है कि Q BP का मध्य बिंदु है। अब इस BP का मध्य बिंदु कौन सा है, Q है। मध्य बिंदु मतलब कि 1 और 1 का रेशियो हो गया, ठीक, 1 और 1 का रेशियो हो गया। तो अब कह रहा है, तो बोला है हमें कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABQ रेशियो, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, ठीक। तो देखिए इसमें हमें पूछा है ना, थोड़ा ध्यान दीजिए, ABQ का मतलब, देखिए ये त्रिभुज ABQ, ये त्रिभुज ABQ और त्रिभुज ABC का एरिया का रेशियो पूछ रहा है। देखिए बहुत सिंपल है, जो आधार का रेशियो होगा ना, अगर सेम आधार पे है ना, दोनों त्रिभुज सेम आधार पे है, तो जो आधार का रेशियो है, इसके आधार का रेशियो 1 है और इसके आधार का रेशियो कितना है, तो ये 3 और 2, ये 2 और ये 3, 5 है, तो 1:5 जो हो जाएगा ना, हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आप कुछ नहीं समझे होंगे तो देखिए ध्यान से फिर समझिए। ये एक त्रिभुज ABC था और P एक बिंदु था, तो BP अनुपात PC इज इक्वल टू 2:3 दिया हुआ था। तो ये टोटल जो आधार हो जाएगा 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और अब बोल रहा था ना कि BP का Q जो है मध्य बिंदु है, तो Q मध्य बिंदु है तो AB 1 हो जाएगा, AB 1 हो जाएगा। तब कह रहा है कि त्रिभुज ABQ और त्रिभुज ABC के एरिया का रेशियो निकालना है। तो देखिए इसके जो आधार का रेशियो है, इसका आधार 1 है और ये पूरा आधार 5 है, तो इसका एरिया 1 हो जाएगा, इसका एरिया 5 हो जाएगा। अब कैसे आधार से ही हम लोग एरिया का रेशियो लिख देते हैं, जैसे आप पढ़े होंगे कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो अगर हाइट डालते हैं तो ये दोनों के लिए, इसके लिए भी हाइट h होगा, इसके लिए भी हाइट h होगा, तो हाइट खत्म हो जाएगा, 1/2 दोनों में से खत्म हो जाएगा। यानी कि बेस का जो रेशियो होगा वही एरिया का रेशियो हो जाएगा। अगर सेम बेस रहे तभी जाकर ये बात होगा, ठीक। तो बेस सेम था तो हाइट दोनों का सेम होगा, इसलिए हाइट खत्म हो गया, 1/2 खत्म हो गया। तो इसका बेस 1 है तो 1 हो जाएगा,
जाएगा, पूरा का बेस 5 है तो 5 हो जाएगा, 1:5, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन में भी थोड़ा सा एरर है, इसको भी सुधार लेना है। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, देखिए कहाँ सुधारना है। बी की तुलना में ए 50%, देखिए इसमें 3 लोग हैं, ए हैं, बी है और सी हैं। इसमें बोला हुआ है कि बी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष है, ये जो है 50% अधिक दक्ष है। उसके बाद कह रहा है और सी की तुलना में बी 40% कम दक्ष है। यही सुधारना है कि ये जो लिखा है ना कि सी की तुलना में बी, तो यहाँ बी की तुलना में सी लिखना है कि बी की तुलना में सी 40% कम दक्ष है, अर्थात ये इससे 40% कम है। कम मतलब माइनस कर लेते हैं, अधिक मतलब प्लस, अर्थात इसको अगर 100 मानेंगे तो इसका क्षमता 150 हो जाएगा और इसकी क्षमता 60 हो जाएगा। ये बात आप समझ गए हैं कि नहीं? सुधारना क्या है आपको ये भी बता दे रहे हैं कि बी से ये 50% अधिक है, ये सही है। उसके बाद बोला है कि सी की तुलना में बी 40% कम है, तो वहाँ सुधार लेना है कि बी की तुलना में सी, तो बी की तुलना में सी 40% कम है, तो ये 100 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये देखिए क्षमता का रेशियो निकल गया, ये इफिशियंसी के तीनों का रेशियो निकल जा रहा है, 0 0 कटा दे रहे हैं, अब नहीं कटेगा तो क्या हो जा रहा है, 15:10:6 हो जा रहा है। अब पढ़िए आगे क्या कह रहा है, बोला है कि वे तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर मतलब क्षमता जोड़ लीजिए, 15 10 25 6 31, तीनों का क्षमता 31 हो गया और किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो ये टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क हो जाएगा 31 × 20। तो अब क्या कह रहा है कि सी अकेला उस काम के 30% भाग को, टोटल काम नहीं करना है, इसका 30%, तो 30% मतलब 30/100, और किसको करना है, सी को, तो सी का क्षमता क्या आया है, 6 आया है, तो 6 से इसको भाग दे दीजिए। अब देखिए 100 से ये दोनों जीरो से ये 2 0 खत्म हो गया, 6 से 2 त्याई 6 खत्म, अर्थात 31 दिन में होगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से सुधार लेना था, बस यहाँ मिस्टेक था कि C की तुलना में B दे दिया था, उसे हमको क्या लिखना है कि B की तुलना में C जो है 40% कम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, D हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, 31 आ रहा है, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक रेलगाड़ी बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है और रुक कर 64 किलोमीटर। देखिए बिना रुके और रुक कर जो दोनों के चाल का रेशियो अगर देखते हैं तो 80/64 है, 80/64 हो गया, ये स्पीड का रेशियो हो गया। तो आपको एक बात बताए होंगे कि जब दूरी सेम होता है ना तो स्पीड का उल्टा टाइम हो जाता है, टाइम जो है इसका उल्टा हो जाएगा, 64 ऊपर 80 नीचे हो जाएगा, तो 16×5 = 80, 16×4 = 64। तब देखिए रुक कर जा रही है तो 5 समय ले रही है, बिना रुके जा रही है 4, अर्थात रुक कितना रही है 1, किस पे, तो 5 पे, और मिनट में पूछा हुआ है कि कितने मिनट रुकती है, तो मिनट में इसे बनाने के लिए 60 से गुणा कर देंगे, घंटा में आया हुआ था, तो देखिए 12×5 = 60, यानी कि 12 मिनट रुकती है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन ना बहुत पूछा हुआ है, रेलवे, एसएससी सब में पूछा हुआ है। देख लीजिए फिर एक बार, बिना रुके चाल 80 है, रुक कर चाल 64 है, तो चाल का उल्टा टाइम होता है, तो 64 इसका हो जाएगा, 80 इसका हो जाएगा, तो ये 4 हो जा रहा है बिना रुके समय, और रुक कर 5 हो जा रहा है, तो 1 यूनिट रुक रही है किसमें, 5 में, तो 1 घंटा में आया है, मिनट में पूछा हुआ है, 60 से गुणा कर लेंगे, अर्थात 12 मिनट रुक रही है। ऑप्शन से मिला लीजिए, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 43 नंबर कह रहा है कि a + b + c, देखिए अलजेब्रा का क्वेश्चन है। 43 में नहीं, 43 मतलब ये तो 44 है ना, 43 कह रहा है कि एक वृत्त की 2 जीवाएं AB और CD वृत्त के अंदर P पर एक दूसरे को कट करते हैं। देखिए फिगर बनाइए, ये आपका सर्कल से है रिलेटेड, 2 जीवा हैं, दोनों जीवाएं AB तथा CD P पर कट कर रही है, किस बिंदु पे कट कर रही है, P पे कट कर रही है। अब बोला है हमें यदि AB = 10 है, ये टोटल जो AB है वो कितना है, 10 है, इसको बाद में हम लोग बनाते हैं, आगे बनाइए फिगर। AB = 10 है, PC = 5 हो गया, ये 5 दिया हुआ है PC। उसके बाद कह रहा है कि AP = 4 दिया हुआ है, AP = 4 दिया हुआ है, टोटल 10 था तो ये 6 हो जाएगा ना, तभी ना 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब कह रहा है आगे तो CD का वैल्यू निकालना है, CD मतलब ये टोटल निकालना है, तो ये CP को हम x मान लेते हैं, ठीक, PD को x मान लेते हैं। अब देखिए आप पढ़े होंगे कि अगर P बिंदु पे कट करें ना तो P रेखा खंडों का गुणनफल आपस में बराबर होता है, यानी PA × PB =
पी सी इंटू पी डी हो जाता है, पी सी इंटू पी डी। अब रख लीजिए, सिंपल सी बात हो गई, पी ए इंटू पी बी, यानी कि 4 गुणे 6 बराबर पी सी कितना है तो 5 है, और गुणे पी डी कितना है x है, पता नहीं है, तो x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, यानी x मतलब पी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 6 चौके 24, 24/5 यानी कि 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 8 40, 4.8 सेंटीमीटर हुआ। लेकिन हमें ये नहीं पूछा हुआ, हमें पूछ रहा है ना कि सी डी बराबर क्या होगा, ये टोटल पूछ रहा है, तो सी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4.8 प्लस ये कितना है 5 इसमें जुड़ जाएगा, तो 5 4 9 9.8 सेंटीमीटर हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब जल्दीबाजी में आप ये नहीं कि पीडी का आंसर कर दीजिएगा, पीडी हमें नहीं पूछा हुआ है, सीडी पूछा हुआ था, अर्थात 5 उसमें जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 9.8। ऑप्शन से मिला लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बोला है हमें अलजेब्रा से रिलेटेड है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना दिया है, 6 दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू कितना दिया है आपका, तो 5 दिया हुआ है, 5। अब कह रहा है ना कि ए क्यूब पूछा है हमें कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन ऐसा भी आया था आपका 1-2 सेट पहले। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी, तो माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिए तो ठीक। अब एक बात बताइए कि a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का भी मान दिया हुआ है, इसका मान हमें नहीं पता है, तो ये कैसे निकालते हैं, तो एक और फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देते हैं, देखिए ये इसका वैल्यू 6 दिया है, तो 6 जाएगा 36 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकालना है, प्लस 2 इंटू ये ए बी प्लस बी सी का 5 दिया है, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, तो 36 में से इधर 10 घट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग लिख लिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या आ जा रहा है, 26 आ जा रहा है। तब इस मान को इसमें रख देंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, 6 गुणे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान आप कितना निकालें, 26। तो 26 में से डायरेक्ट यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी 5 आया, तो ये 21 हो जाएगा। 21 में 6 से गुणा कर लीजिए, 6 एकम 6, 6 दूना 12, यानी 126 हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत आसान है। देखिए एक बार और समझ लीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी, माइनस कॉमन ले लिए हैं। तो अब हमें इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू नहीं दिया है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो एक और फॉर्मूला होता है अलजेब्रिक फॉर्मूला, ये दोनों आपको पता होना चाहिए, दोनों से मिक्स करके बहुत क्वेश्चन देता है, ठीक। ए प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसमें मान रख के हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का ये 36 हो गया, ये 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, तो 26 निकल जा रहा है। अब इसमें इस मान को पुट कर लिए, 6 गुणे इसका वैल्यू 26 आया है और इसका वैल्यू 5, तो 26 में से 5 गया 21, 6 के 126, ऑप्शन नंबर सी हो जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 45 नंबर कह रहा है कि यदि ओ केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास ए बी है, सी डी इस तरह की जीवा है कि ए बी सी डी, ये भी क्वेश्चन, ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ था, ये आप लोग का नहीं बन रहा है, इसका मतलब आप पीछे वाला क्वेश्चन का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं सही से। बहुत सिंपल है, जैसे ओ केंद्र वाला, पहले तो फिगर बनाइए, ओ केंद्र है, ए बी इसका व्यास है, और सी डी एक और जीवा है, ऐसे जीवा सी डी ले लेंगे, जिससे ये ए बी सी डी, जो सी डी इधर है, सी डी ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज बने, ए बी सी डी क्या बने, एक समलंब चतुर्भुज बने, ठीक। तो अब कह रहे हैं हमें कि यदि कोण बी ए सी इज इक्वल टू 28 डिग्री, देखिए बी ए सी यानी इसको हमें मिलाना होगा, ये जो दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है, 28 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। तो पूछा हुआ है कि एंगल सी ए डी बराबर कितना होगा, एंगल सी ए डी हमें पूछा हुआ है, सी ए डी यानी ये वाला एंगल हमें पूछ रहा है कितना डिग्री होगा। देखिए यहाँ से दो बातें आपको बताए थे, ध्यान दिए होंगे आप, कि ये जो समलंब चतुर्भुज बनता है ना कभी भी सर्कल में, तो इसकी आधार वाली ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर होता है, फिर ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। ये बात उस दिन आपको बताए थे।
कि ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ठीक। और त्रिभुज में, इस त्रिभुज में बताए थे कि ये अगर व्यास है तो ये यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण हमेशा व्यास के द्वारा कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो ये 90 हो गया, ये 28 हो गया, तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो 118 होता है, अर्थात ये कितना डिग्री हो जाएगा, 62 डिग्री हो जाएगा। 118 को 180 में से घटा लेंगे, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 गया 6, यानी ये कितना डिग्री हो जा रहा है, 62 डिग्री हो जा रहा है। तो जब ये 62 डिग्री हो गया तो ये भी कितना होगा, 62 होगा, अर्थात ये वाला कोण निकालना है तो उसमें 62 में से 28 घटा लेंगे, यानी कि 62 में से 28 घटा लीजिए तो 12 में से 8 गया 4 हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3, यानी 34 डिग्री फाइनली हम लोग का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो देखिए एक बार और समझ लीजिए। ये बता रहे थे कि ये दोनों कोण क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। तो अब एक बात बोले कि ये अगर 28 डिग्री है तो ये अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 हुआ, 28 हुआ तो ये 62 हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 62 तो ये भी 62 होगा, तो ये 28 दिया हुआ है तो 62 में से 28 घटा लेंगे तो ये कोण निकल जाएगा CAD कितना हो जाएगा, 34 डिग्री हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर कह रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज RQP समरूप है। देखिए बना दीजिए, पहले तो आपका समरूपता टोटल पढ़ा दिए हैं, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल जो हम लोग का ज्योमेट्री मेंसुरेशन चल रहा था उसमें बताए हुए हैं, जाकर देखिए आप। ये ABC किसके समरूप है, तो त्रिभुज RQP के, RQP जैसे जैसे नाम बोलता है ना वैसे ही लिखा जाता है, अपने मन से नहीं। त्रिभुज ABC सिमिलर है RQP के, तो RQP यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक। RQP अब बोला है कि इसमें PQ बराबर 10, ये PQ इज इक्वल टू कितना दिया है, 10 दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि QR इज इक्वल टू 12, QR इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है, और PR इज इक्वल टू 16 दिया है। जैसे जैसे कह रहा है वैसे बना लीजिए। और उसके बाद बोला है ना कि एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बटा अनुपात दिया हुआ है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC इज इक्वल टू 9/4 दिया हुआ है, यानी कि क्षेत्रफल का अनुपात 9/4 दिया है। तो BC कह रहा है कि BC किसके बराबर होगा, यानी कि BC का वैल्यू निकालना है। तो देखिए आपको क्या बताए थे कि अगर दो त्रिभुज सिमिलर होता है तो एरिया का वर्गमूल का अनुपात भुजा के अनुपात के बराबर होता है। तो एरिया का जब वर्गमूल निकाले तो ये कितना आ गया, 3/2 आ गया, तो ये भुजा के संगत भुजा के रेशियो के बराबर होगा। जब इसका वर्गमूल निकाल दिए तो ये संगत भुजा, यानी कि ये देखिए त्रिभुज PQR का हमें पूछा क्या है, सबसे पहले तो BC पूछा है, तो ये BC को पूछा है तो BC नीचे रहेगा, क्योंकि ये त्रिभुज ABC का है तो BC को नीचे रखना होगा। और ये BC के संगत क्या है, तो PQ मतलब कितना है, 10, तो 10 ऊपर रख दीजिए, अर्थात तिरछा गुणा कर लेंगे तो BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा, 20/3 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं इस बात को समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। एरिया के वर्गमूल का अनुपात यानी 3/2 इस संगत भुजा के रेशियो के बराबर होगा। तो संगत भुजा का मतलब BC निकालना था, तो BC को नीचे रखेंगे क्योंकि ABC नीचे है, और BC का संगत क्या है, PQ है, तो PQ को ऊपर रख लिए, कैलकुलेट कर लिए, BC इज इक्वल टू 20/3 आ जा रहा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग का 47, 48, 49, 50 जो है टेबल से रिलेटेड है, ग्राफ से रिलेटेड है। ये एक टेबल दिया हुआ है, इसी से रिलेटेड है। तो चारों क्वेश्चन को हम लोग करेंगे एक एक करके। देखिए क्या बोला हुआ है, पहले पढ़िए आप क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि तालिका में 5 अलग अलग कॉलेजों के विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों के प्रतिशत विभाजन को दर्शाया गया है। देखिए ABCDE 5 कॉलेज हैं और विषय विज्ञान में A में 25% है, ये प्रतिशत को दर्शाया गया है, और कुल छात्र 8,000, 10,000, 15,000, 9,000, 11,000 ऐसे सब में दिया हुआ है, ठीक। कॉलेज ABCDE कॉलेज है, विषय है, और ये छात्र का प्रतिशत को दर्शाया गया है। तो अब क्वेश्चन पढ़िए, डायरेक्ट हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 47 नंबर कि कॉलेज B के अर्थशास्त्र विषय में विद्यार्थियों की संख्या। तो कॉलेज B के इकोनॉमिक्स वाला निकालिए, कॉलेज B के अर्थशास्त्र वाले कितने हैं, तो 40% है, यानी कि 10,000 का 40% निकाल लीजिए। 40%, 10,000 का 40% कितना हुआ, 2 0 से ये खत्म हो गया, ये कितना आ जा रहा है, 4,000 आ रहा है, ठीक। 10,000 का 40% 4,000 आ गया। उसके बाद कह रहा है कि
कॉलेज सी के विज्ञान विषय, तो कॉलेज सी के विज्ञान वाले कितने हैं देखिए, तो 45%, किसका, तो 15,000, तो सी के विज्ञान वाला का निकाल लेते हैं, यानी 15,000 का 45% निकाल लीजिए, प्रतिशत मतलब 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी गुणा कर लीजिए, तो 0 15 बचे 75 कर 5 7, 15 चौके 60 और 7 67 हो जा रहा है, ठीक। तो 6,750 आ जा रहा है। तो कह रहे हैं कि सी के विषय के विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितना परसेंट है, यानी ये 4,000 जो है ना, 4,000 6,750 का लगभग कितना परसेंट है, परसेंट मतलब 100 से गुणा कर लेंगे। अब कैलकुलेट कर लीजिए, 0 से 0 खत्म हो गया, अगर 15 से ही कटा लेते, 25 से कटा लीजिए, 5 से ही कटाइए, 5 एकम 5 6 हो जा रहा है, 5 3 15 16 17 5 5 25 और ये हो जाएगा आपका कितना, 5 दूना 10, फिर 5 से कटा लेते हैं, तो 5 दूना 10, 5 7 35 और 5 8 40 हो जा रहा है, यानी कि 8 दूना 1600 में हमें भाग दे देना होगा 27 से, तो भाग दे दीजिए, देखिए 2 8 16 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 7 मत में 7 7 49 कर 7 7 49 कर 9 4 हो जाएगा, 7 दूना 14 4 18 ज़्यादा हो जा रहा है, यानी 6 मत में 6 7 42 6 दूना 12 और 2 12 4 16, 6 में भी ज़्यादा हो रहा है, 5 मत में जाएगा, तो 7 5 35 कर 5 3, 5 दूना 10 3 13 हो जाएगा, 5 10 में से 5 गया 5, 5 में से 3 गया 2, 25 आ जा रहा है, फिर यहाँ 0 हो जा रहा है। अब देख लीजिए कितना मर्थ में चला जाएगा, ऑप्शन भी देखते चलिए, तो यानी कि 9 मर्थ में चला जाएगा, 9 7 63 3 6 9 दूना 18 6 24, यानी 59% लगभग में आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है, 59% आ जा रहा है, लगभग में पूछा हुआ था, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 59%, यानी 1600/27, 1600 में 27 से भाग दिए तो 59 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन हमें लगभग में पूछा हुआ था, तो 59% ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ये भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसमें टोटल ग्राफ जो है कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। फिर एक बार समझ लीजिए, ये बी में जो है, बी का जो बोला हुआ था हमें कि अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र मतलब 40%, 1000 का 40% 4000 हो गया, ठीक, 10,000 का 40% 4000। उसके बाद बोला था कि सी में जो है अर्थशास्त्र, सी के विज्ञान वाला, तो सी का विज्ञान वाला देखते हैं तो 45% है, किसका, तो 15,000 का 45%, ये बोला था कि इसका कितना परसेंट है, तो कैलकुलेट कर लिए, लगभग 59%, यही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि यदि सभी कॉलेज के कुल विद्यार्थियों के आंकड़ों को वृत्ताकार आरेख पाई चार्ट के रूप में दर्शाया जाए तो कॉलेज ई को दर्शाने वाले त्रिज्य खंड कितने होंगे। देखिए सभी कॉलेज, यानी कि पूरा आप स्टूडेंट को सबको जोड़ लीजिए, तो 10 8 18 और 20 जो हो जाएगा 38 38 15 53 हो जा रहा है, टोटल जो है 53,000 हो जा रहा है, 53,000 टोटल हो जा रहा है, यानी 360 डिग्री, 53,000 का वैल्यू, 53,000 का वैल्यू जो है 360 डिग्री, क्योंकि वृत्त का जो पाई चार्ट कोण बनता है ना 360 बनता है। टोटल स्टूडेंट हुए 53,000 और कोण कितना हुआ 360 डिग्री। तो अब किसका पूछा है आपसे, ई को प्रदर्शित करने वाले, तो ई का पूछा हुआ है, तो ई का मतलब 11,000 का वैल्यू हमें निकाल देना है। लगभग में पूछा हुआ है तो देख लीजिए 360/53,000 गुणे 11,000, 11,000, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा, 11 6 के 66 का 6 हासिल 6 हो जाएगा, 11 3 33 और 6 39, इसमें हमें 53 से भाग दे देना है। लगभग में पूछ रहा है तो देखिए 5 7 35, 7 मर्थ में चला जाएगा, 7 3 के 21 कर 1 2 और 5 7 35 36 37 हो जाएगा, यानी कि 6 में से 1 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 1 कट गया, फिर 0 उतरा। अब कितना मर्थ में जाएगा, 5 5 25 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 4 मर्थ में जाएगा। देख लीजिए 4 ही मर्थ में पहले जाएगा, 4 मर्थ में ले जाते हैं, तो 4 3 12 कर 2 हासिल 1, 5 चौक 20 और 4 24 हो जाएगा। 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना बचा आपका, 5 में से 4 गया 1 और 1 कट जा रहा है ना 42। अब यहाँ 0 बैठाएंगे तो 74 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो देख लीजिए कितना डिग्री हो जाएगा, 74 पॉइंट समथिंग। ये कितना मर्थ में चला जा रहा है 3, यानी कि लगभग में 75 डिग्री हो जाएगा। 74 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, तो इसको क्या मान लेंगे हम लोग, 75 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। 74 पॉइंट समथिंग, यानी आगे निकटतम पूर्णांक में दिया हुआ है तो 75 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है जो 49 नंबर, एक कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसका कैलकुलेशन हमने कर लिया है। बोला हुआ है कि सभी कॉलेज के विज्ञान विषय के कुल विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है। देखिए
सभी विषय का ना ABCDE सबके जो है विज्ञान विषय के कुल छात्रों का औसत पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले ये ए में टोटल कितने हैं 8000, तो 8000 का 25% निकालिए, कितना आया 2000 आया। फिर 10000 का 35% विज्ञान वाले लेना है, तो 10,000 का 35% 350 आया। 15,000 का 45%, 15,000 का 45% निकाले 6,750 आ गया। 9,000 का 28% निकाले, कितना आया 2,520 आ गया। फिर 11,000 का 35% निकाले, कितना आया 3,850 आ गया। तो इन टोटल छात्रों का ना, ये केवल साइंस वाले निकले हैं सभी का, ये कितना हो गया, तो 18,620 इसका एवरेज पूछ रहा है। तो एवरेज का मतलब क्या गो कॉलेज है, तो 1 2 3 4 5 से भाग दीजिए इसको, यही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 3 15 16 17 18 5 7 35 36, फिर 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 चौके 20 हो जाएगा, यानी कि 3,724 हम लोग का आंसर हो जाएगा। 3,724 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, बहुत आसान है। सब कॉलेज के विज्ञान वाला निकाले, इसका एवरेज मतलब 5 गो कॉलेज है, 5 से भाग दे दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का 50 नंबर, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि कॉलेज ए और सी के लिए गणित विषय के विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालना है 0.1 का स्थान तक। तो देखिए कॉलेज ए और सी का, ए में कितने हैं 8000, तो गणित का निकालना है 40%, तो 8000 का 40% कितना हुआ 3200। और उसके बाद से सी का है आपका 15,000, तो 15,000 का गणित कितना है 35% निकाले, तो कितना है 5,250, दोनों जोड़े तो 8,450 जो है इसका प्रतिशत पूछ रहा है। प्रतिशत मतलब कि 15/8 कितना हो जाएगा, तो 23,000 का कितना परसेंट है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 2 0 से 2 0 खत्म, यहाँ से यहाँ खत्म। अब इसको भाग कर लीजिएगा, तो ये भाग करिएगा ना तो 36.7 पहला वाला आ जाएगा। 0.1 का स्थान तक पूछा हुआ था, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे 36.7, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये जो ग्राफ जो था, ग्राफ 36 47 48 49 50 थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन ओवरऑल की बात करें ना तो इसमें जो हम लोग का है 40+ आना ही चाहिए। इस सेट में भी 40+ आना चाहिए। मैथ का भी लेवल कोई ज़्यादा खास नहीं था, 2-4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन तो इसमें मिसप्रिंट ही हुआ था, और 2-3 क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेवल का था। ठीक, नहीं तो वैसे नहीं कहा जाता है कि इसमें 40+ हम नहीं ला सकते हैं, आराम से ला सकते हैं। पीछे वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, हर बार रिपीट हो रहा है, उसको आप सॉल्यूशन करिए, पीछे वाले क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएगा आपका। मार्क्स हमेशा 40+ लाने का कोशिश करिए, एनालिसिस ज़रूर करिए। तो चलिए ओके बाय, अपना ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें। ठीक, तो ओके, टेक केयर।